हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का। देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 23 अगस्त 2024 वाला जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आज हम लेकर आए हैं। ठीक है, इस फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर में आपके हिंदी के पोर्शन में जितना आप लोगों ने प्रैक्टिस की, जितना आपने पीवाईक्यूज किए, वो आपके कितने हेल्पफुल रहे होंगे वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहली बात है कि इस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना उस पेपर में करके आए थे, है ना। वैसे अगर किसी ने भी पूरी तरह से हमारे पीवाईक्यूज को देखा है, हमारी क्लासेस को देखा है, तो मैं 100% श्योर हूँ कि उसका ये वाला पेपर बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं था। ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये टफ इसलिए नहीं था, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन मैं इसको इजी इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि जिन्होंने पढ़ा है, कितना भी वो टफ से टफ फिर एग्जाम हो जाए, जो पढ़ते हैं वो उनका एक पता चल ही जाता है कि हाँ, हमने पढ़ाई की है तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। टफ इसलिए कि जिन्होंने किताबें खोल के नहीं देखी, तो उनके लिए तो एक मैं ये कहूँ कि भारत की राजधानी क्या है वो भी क्वेश्चन टफ ही है। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं होता इस चीज़ का। तो चलिए, बिना किसी देर के आज हम इस क्वेश्चन पेपर के हिंदी वाले पोर्शन को जो है एक बार देखेंगे। चलिए, तो हिंदी के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हैं जी। क्वेश्चन नंबर 58, ये देखो, पहला ही क्वेश्चन आपका 58 क्वेश्चन ही देख लो। ये वही क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी एक आपको किसमें अपने पीवाईक्यूज में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो जिसने पीवाईक्यूज देखे होंगे वो पक्का इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो एक बार। एक और अजरही लकी एक और मुगराए, बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए। ठीक है, तो एक तरफ अजगर, एक तरफ क्या है, मृगराय, मतलब शेर की बात की जा रही है। तो एक बेचारा व्यक्ति बीच में है और वो उनको दोनों को देखकर क्या हो गया, मूर्छित हो गया। ठीक है, तो ये इसमें कह रहे हैं इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, कौन सा रस इसमें है वो हमें बताना है। ठीक है, करुण रस है, रौद्र रस है, भयानक रस है या वीर रस है। ठीक, अब ये जो आपको ये देख रहे हो सीधा एज इट इज क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको पीवाईक्यू में करवाया था। ठीक है, तो जिन्होंने किया होगा उन्होंने एकदम इसका आंसर बता दिया होगा कि ये भयावह स्थिति है बहुत ज्यादा। राइट, ये बहुत ज्यादा भयावह स्थिति है, तो इसका जो रस भी होगा कौन सा होगा, भयानक रस होगा। ठीक है, तो जिनका भयानक रस है उनका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। सेम क्वेश्चन रिपीट है पीवाईक्यू से। ठीक है, शब्द अलंकार कौन सा नहीं है, जिसमें शब्दों की बात ना की जाए, शब्दों का रिपीटेशन नहीं है, वर्णों का रिपीटेशन नहीं है, ऐसा कौन सा अलंकार इसमें नहीं है। ठीक है, श्लेष, श्लेष, रूपक, अनुप्रास, यमक। ठीक है, तो श्लेष को देख लो, वो भी शब्द अलंकार होता है। ठीक, इसमें भी शब्दों की आवृत्ति होती है। अनुप्रास में तो वर्णों की आवृत्ति होती है, और यमक में एक शब्द की आवृत्ति 2 बार होती है। ठीक है, लेकिन रूपक अलंकार ही एक ऐसा है जो जिसमें आपके वर्णों की आवृत्ति नहीं होती है, और यही आपका क्या है, सही आंसर भी है कि ये शब्द अलंकार नहीं है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे भाई। ये तो एकदम सही आंसर, आपने इसका बिल्कुल सही सटीक आंसर दिया होगा अगर पीवाईक्यूज आपने किया कि बीच बीच में मैंने ये चीज आपको बताई है कि जब दो व्यंजन मिलते हैं, व्यंजन जब दो मिलते हैं तो उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे ता प्लस रा कर दिया तो त्रा बन गया, ये त्रा जो होगा ये संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर से देख लीजिएगा। अगम और आगम रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू से। ठीक है, अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अगम और आगम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। तो अब देख लो इसी से मैच करता हुआ कौन सा आपका ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कहते हैं, थोड़ा छोटा मैं इसको कर लेती हूँ ताकि चारों ऑप्शन आपको सही से नजर आ जाए। पहला कहते हैं उत्पत्ति या दुर्लभ, जी नहीं, अगम का मतलब क्या होता है, दुर्लभ होता है। ठीक है, अगम का मतलब क्या होता है, दुर्लभ। तो इसमें सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, दुर्लभ और उत्पत्ति। ठीक, कहते हैं निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है।
ठीक, जब मैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपने ये क्वेश्चन किए होंगे तो नहीं और सही का आपने बिल्कुल ध्यान रखा होगा। ये कहते हैं कौन सा मूक का सही अर्थ नहीं है। ठीक है, देखो शांत, शांत का मतलब, मूक का मतलब रहता है चुप, मूक का मतलब होता है चुप रहना, है ना, तो शांत का मतलब भी वही है। विवश का मतलब क्या हो गया, विवश का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा मजबूर हैं, है ना। गूंगा, मूक, गूंगे को भी कहा जाता है। चुप, चुप तो है ही। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, वो होगा जी विवश। ठीक है, तो विवश है इसका सही आंसर। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि निजवाचक जो होता है ना, निजवाचक क्या मतलब होता है कि जिसमें जिसमें आप क्या कहेंगे, जिसमें आप केवल अपने आप की भलाई आप सोचते हैं, अब मेरा काम है, मैं खुद करूंगा, मेरा अपने आप से है ना, तो ये आपका किस में आ जाता है, निजवाचक में आ जाता है। ठीक है जी, अपनों से क्या छिपाना, है ना, बात बहुत सारे लोगों की हो रही है, निजी बात नहीं हो रही है। यह मेरी निजी पुस्तक है, ये वाक्य गलत है, पुस्तक किसी की भी कोई निजी नहीं होती, है ना, डायरी निजी होती है, आत्मकथा होती है, उसको भी सब पढ़ ही लेते हैं कैसे ना कैसे। आप भला तो जग भला, जी बिल्कुल, मेरा भला हो गया तो जग का भला हो गया, मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ। निजी पुस्तक है तो मतलब आप किसी को ऐसा नहीं कि किसी को दे नहीं सकते, आप भला तो जग भला, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। आज अपनापन कहा, ये एक वाक्य है ना, तो इसमें क्या है, निज का मतलब अपना है, लेकिन चारों ही ऑप्शन में अपना दे रखा है, बट आपको ये बताना है कि इसमें निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम के साथ कौन सा वाक्य इसमें प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये ये मेरी निजी पुस्तक है, ये सार्वनामिक हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, सार्वनामिक हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की ये क्या है, एक आत्मकथा है। श्रृंखला का कौन सा भाग है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये उनकी आत्मकथा का कौन सा भाग है, इस श्रृंखला का पहला भाग है। ठीक है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे, हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, आंसर बताएंगे इसका। इसका सही आंसर जो है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, यही थे जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार जिनको दिया गया था, वो यही थे। ठीक है, नेक्स्ट में ये कहते हैं निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द की सही संधि विच्छेद कौन सा है। वयोवृद्ध, ठीक है, वयोवृद्ध का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, देखो ये वयोवृद्ध जो है, ये एक तरह से मैं आपको बता दूं विसर्ग संधि है, तो चारों ही ऑप्शन में विसर्ग भी है। ठीक है, तो वयोवृद्ध को तोड़ लीजिए, वय प्लस वृद्ध, ये होगा, इसका क्या होगा, वय, इसके साथ फिर आपके आ जाएंगे विसर्ग प्लस वृद्ध। अब ये देख लो, जहां ये ऑप्शन हो वही आपका सही है। ठीक है, यानी कि इसका क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। ठीक, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था, तो जी ये दिया गया था नंद किशोर आचार्य को। ठीक है, नंद किशोर आचार्य को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है। देश प्रेम का मतलब क्या होता है भाई, हिंदी में इसको तोड़ो, इसका मतलब होता है देश के लिए समास, तो के लिए, को, का, की, के लिए, ये सब कारक में आ जाते हैं, और कारक को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास कहलाते हैं। क्लियर, तो इसका देश प्रेम में सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कौन सा है, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है। ठीक, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या है, कि भाई जो जुबान पर लगाम ना होना, कि जो बेवजह बोलते हैं, किसी को कुछ भी बोल दिया चाहे जरूरत भी नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, सदैव कठोर वचन कहना, नहीं। स्पष्टवादी होना, जी नहीं। सर्वत्र अपनी वाग्मिता दिखाना, नहीं जी। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, बिल्कुल, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां भी बोलना,
ये इसका सही आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू से। ठीक है, सोम अमीय सुधा क्षीर, सोम अमीय सुधा क्षीर। ठीक है, तो बताएंगे इसमें से अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक, सोम का मतलब भी क्या होता है? अमृत। अमीय का मतलब भी क्या होता है? अमृत। सुधा का मतलब भी क्या होता है? अमृत। बस एक क्षीर ऐसा शब्द है जिसका शब्द का मतलब क्या नहीं होता? अमृत नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है? पर्यायवाची इसका नहीं है। कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? यानी कि ऐसा वर्ण जिसको बोलने में दांत से जीभ आपकी ना टच करती हो, ना स्पर्श करती हो, ऐसा वर्ण कौन सा है? कौन सा नहीं है? ठीक है, बोल के देख लो। दा, जीभ टच कर गई। टा, ता, धा, है ना? तो टा जो शब्द है वहां पे जीभ हमारी मुड़ गई ऊपर की तरफ। ठीक है, टा शब्द को बोलने में जीभ कहाँ टच हुई है? तालू पे जाके टच हुई है। तो जी यही हमारा दंत्य वर्ण नहीं। बाकी तीनों को बोल के देख लो, द, त, ध, तीनों में जीभ आपकी कहाँ टच हो रही है? दांत पे। तो ये तो बोल के देखने वाला था, ये तो सही होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मैंने आम खा लिया है। ठीक है, मैंने आम खा लिया है, वाक्य में कौन सा काल है? वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा? मैंने आम खा लिया है यानी कि उसने अपना कार्य क्या कर दिया? पूरा कर दिया। ठीक है, आम मैंने खा लिया है। सामान्य भूतकाल होगा, पूर्ण भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। सामान्य भूतकाल नहीं होगा क्योंकि पहले ही वो चीज हो चुकी है ना? अभी टच उसका है। पूर्ण भूतकाल नहीं हो सकता। ठीक, आसन्न भूतकाल। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अपूर्ण तो है नहीं, आम खा चुका है। तो यही आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। आसन्न भूतकाल है क्योंकि आम खा लिया है लगा हुआ है। किसी एक में ही आस्था रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी आस्था केवल किसी एक में हो, उसके उस वाक्यांश का हमें एक अर्थ आपको बताना था। ठीक है, अब देखते हैं इसमें से आपका कौन सा सही है। अनन्य, अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन। वैसे ही बिल्कुल अपने आप में ही समझ में आ रहा है। अनिकेत, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन तो अपने आप ही हट रहे हैं। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या है? अनन्य। ठीक है, चलो निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? ठीक, अब देखो ये पीवाईक्यू में मैंने लड़ाकू, उड़ाक, धमाका, ये हमारे पीवाईक्यूज में ऑलरेडी जो है हमारे ऑप्शन आए थे। एक एक करके हमने इनको पढ़ा था। ठीक, बस अब ये इनको इकट्ठा दे दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो इसमें धमाका। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? धमाका की। ठीक, धम प्लस आका, है ना? धम का मतलब क्या होता है? धम का मतलब होता है गिरना, या किसी साउंड, एक तेज साउंड को धम कहा जाता है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पीवाईक्यूज में भी कहा था कि उपसर्ग प्रत्यय का एक तरीका होता है कि आप उसके मूल शब्द को अलग कर दो, बाकी जो बचा वो उसका उपसर्ग या प्रत्यय कहलाता है। तो हमें क्या बताने हैं? इसमें प्रत्यय बताना है। तो धम प्लस आका में तो क्या हो गए? आका। आका हमारा कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब देखो वैसे तो यहीं से आंसर आ रहा है इसका, और किसी में तो नहीं। आकू, आक, का, यही आ रहा है। लड़ाकू, लड़ प्लस आकू, तो आकू को अलग कर दो, आकू भी इसी में आ रहा है। उड़ाक, उड़ प्लस आक, आक, आक भी इसी में। छिलका, छिल प्लस का, तो हमारा सही ऑप्शन भी क्या है? ए है। ठीक है, आका, आकू, आक, का, ये हमारा सही ऑप्शन है बिल्कुल। ठीक, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ठीक है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। चारों ही बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन सभी में कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, पूरी तरह से शुद्ध वाक्य जो है वो आपका ए ऑप्शन का है कि मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। ठीक, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले
शब्दों को चुनिए, सदा एक वचन में जो प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, वर्षा, जनता, प्राण, बाल, होश, लोग, हस्ताक्षर या जनता, एक वचन में। देखो बहुत से लोगों को एकदम से जाके लगा होगा कि हस्ताक्षर और जनता बिल्कुल सही है, पर मैं आपको बता दूं हस्ताक्षर सदैव बहुवचन रहने वाला शब्द है। ठीक है, आपको बताना है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले, तो वो आपका वर्षा और जनता है। जनता ठीक है उसमें, बट हस्ताक्षर गलत है, तो इसमें वर्षा और जनता बिल्कुल सही है। निम्न में से राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होता है, वो हमें चुनना है। ठीक है, गोविंद, गोविंद श्री कृष्ण का एक नाम है। ठीक है, जो गोविंद कहते हैं कि जो गायों को काबू में कर ले, जो गायों पे प्रेम पूर्वक उनको क्या कर ले, अपने वश में कर ले, उसको गोविंद कहा जाता है। लंकेश, लंका का राजा, राजा नहीं लंका का राजा। रघुवीर, रघुवीर श्री राम जी को कहा जाता है। रघुवीर किसको कहा जाता है, जो अयोध्या के राजा है ना, लोगों के प्रिय जो है उनको रघुवीर कहा जाता है। तो नरेंद्र, नरेंद्र सही पर्यायवाची है किसका, राजा का। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप का चयन करें। ठीक है, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेकों जाति हैं। ठीक है, देखो भारत में अनेक जातियां हैं, ये अनेक भी और जातियां भी तो ये गलत है। भारत में अनेक जाति हैं, अनेक और जाति दोनों ही गलत है। ठीक है, भारत में अनेकों जाति, अगेन दोबारा तीसरा भी गलत हो गया। चौथा कौन सा, भारत में अनेकों जाति हैं। ठीक है, भारत में अनेकों जाति हैं, अनेक जातियां नहीं, भारत में अनेकों जाति हैं। ठीक है, ये सही वाक्य है आपका। विस्मय बोधक चिन्ह क्या है, चिन्ह तो मैंने आपको सारे करवाए थे, विस्मय बोधक भी उसमें आया था पीवाईक्यूज में, तो ये तो बिल्कुल जिन्होंने पीवाईक्यूज किए होंगे उनका बिल्कुल भी ये आंसर गलत नहीं हुआ होगा। विस्मय बोधक आपका चिन्ह है बी, है ना, इस तरह से करके जब हम बीच में एक बिंदी लगा देते हैं तो वो हमारा विस्मय बोधक होता है कि हे राम, है ये क्या हो गया, है ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, सबसे पहले क्वेश्चन में ही देख लो, विशेषण के रूप में कौन सा हमारा आ जाता है कि जिसमें अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण में, जो संज्ञा की विशेषता बता रहा हो। ठीक है, वो हमारा विशेषण अच्छा होगा, है ना, अच्छा हमारा विशेषण का अर्थ वही होगा। अच्छा तुम घर जाओ, इसमें संज्ञा की विशेषता अच्छा नहीं बता रहा है। ठीक है, अच्छा है वह अभी आ जाए, नहीं जी, ये भी नहीं है। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये भी नहीं है। तुमने अच्छा किया, कर्म पे बात जा रही है, किस पे जानी चाहिए, संज्ञा पे बात जानी चाहिए, संज्ञा की विशेषता बताते हुए। यह स्थान बहुत अच्छा है, स्थान अच्छा है, संज्ञा की विशेषता अच्छा जो है वो बता रहा है, यही हमारा सही आंसर भी है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, ठीक है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, ये तो आपने बता ही दिया होगा, लल्लूलाल, सुंदरदास, सदल मिश्र या उस्मान। ठीक है, तो नाम पे ना जाना जी, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लूलाल। ठीक है, अनावृत, अनावृत शब्द का भिन्नार्थक अर्थ क्या है। ठीक है, अनावृत शब्द का समभिन्नार्थक यानी कि जो क्या हो, समभिन्नार्थक शब्द क्या है। पृथ्वी, निरादर, ना दोहराया हुआ या अयोग्य आचरण, अयोग्य आचरण, ना दोहराया हुआ, निरादर या पृथ्वी। अनावर्त शब्द का भिन्नार्थक शब्द, समभिन्नार्थक, उसी के जैसा। ठीक है, तो क्या होगा अनावृत का, ना दोहराया हुआ, जिसको दोहराया ना गया हो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, क्षेत्र, रीति, क्षमा, घटना। ठीक है, तो इसमें आपका आ जाता है जी, कौन सा आंसर इसका सही आपने लगाया होगा। ठीक है, ऐसे मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों ने ये गलत कर दिया होगा, इसमें क्षमा आपने लगा दिया होगा। हमेशा पुल्लिंग शब्द जो आता है उसमें बल्क में चीजें आती हैं। ठीक है, क्षमा एक भाव होता है। ठीक, और इसका सही आंसर है क्षेत्र। ठीक, सही आंसर क्या है इसका, क्षेत्र। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ठीक है, यहाँ पे संभावना हो रही है कि भाई आई हो तो दे देना, ना आई हो तो लाकर मुझे मेरी चिट्ठी वापस कर देना।
कौन सा काल इसमें लगेगा? तत्कालीन वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संभाव्य? जैसा कि मैंने कहा संभावना है, तो यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल इसमें होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अशोच और अशोच शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। ठीक, अशोच और अशोच। ठीक है, अशोच का मतलब क्या होता है? इस एक ओ की मात्रा वाले में, जो एक मात्रा ओ की मात्रा है, उसका मतलब होता है बिना सोचे समझे। और अशोच, शौच, अशौच का मतलब होता है बुराई, यहाँ पे औ की मात्रा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिना सोच के और अशुद्धि, ये इसका सही आंसर है। आग लगने पर कुआं खोदना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना, मुसीबत आने पर घबरा जाना नहीं, कुआं खोदकर पुण्य कमाना ये तो हो ही नहीं सकता, जल्दी से कार्य करना नहीं, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, बिल्कुल सही आंसर है। संकट के लिए बचाव के लिए सोचना, वही आपका सही आंसर भी है। क्लियर है चीज? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द आपको बताना है। ठीक है, जिसे सरलता से पढ़ा जा सके, बहुत आसान है, स्थानपन्न, पाठ्य, सुपाठ्य, सुषुप्सा। ठीक है, तो इसका सही आंसर एक ही लाइन में बताऊंगी, ये है जी सुपाठ्य, है ना। स्थानपन्न नहीं हो सकता, पाठ्य नहीं हो सकता, सुषुप्सा नहीं हो सकता, सुपाठ्य, पढ़ने में सरल, उसको सुपाठ्य कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, ये हमें बताना है। प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद, पराजय। ठीक है, किसमें उपसर्ग नहीं है? ठीक, प्रभाव, उपसर्ग मतलब जो शब्द से पहले लगे, प्रा क्या होता है? हमारा उपसर्ग होता है ओढ़ना, ओ उपसर्ग नहीं होता, ओढ़ और ना। अब इसमें से आप ओ अलग करो, डना अलग करो, तो इसमें शब्द का मतलब भी अलग हो गया, कोई शब्द ही नहीं बना। ठीक है, अपवाद, पराजय, परा प्लस जय, अप प्लस वाद, प्र प्लस भाव। तो जहां पे मूल शब्द अलग निकल रहा है, सभी में क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है, और जिसमें मूल शब्द ना निकले वो आपका उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पे ओढ़ना हमारा बिल्कुल शब्द सही है, ढना कोई शब्द नहीं होता, मूल शब्द नहीं है। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो समास का मतलब होता है भाई जो संक्षिप्तीकरण कर दे, है ना। विग्रह नहीं होता, विच्छेद नहीं होता, विस्तृत नहीं होता, जो क्या कर दे, किसी भी शब्दों का क्या कर दे, वाक्यों का संक्षिप्तीकरण कर दे। तो इसका सही आंसर भी क्या है? संक्षिप्त है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं गद्यांश से। गद्यांश कहता है शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर, शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है, भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत करके मानव विकास ने एकांगी बना दिया। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर, जी इसको थोड़ा सा जूम करके हम इसको पढ़ेंगे। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतः परिवर्तित कर दिया और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहां साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत करके मानव विकास को एकांगी बना दिया। ठीक है, पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर, विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य ने अपने हाथ में पहुंच गए, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए, और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है।
ठीक है, नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ में, यानी कि विज्ञान को विकसित करो तो इन मूल्यों के साथ करो, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है, व्यक्ति की शुद्धता यदि राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। ठीक है, इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। ठीक है, अब अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी आज अपने व्यक्तित्व के लिए असावधान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो और ऊपर में जितना भी हमने अंडरलाइन कर लिया है उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर्स पे चलेंगे। आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव की चेतना से निर्वासित है। जीवन में अति आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतः परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो इसका जो सबसे सही आंसर है, देखो ये कह रहे मानव का सर्वांगीण विकास क्यों नहीं है, क्योंकि मानव ने क्या करे, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन और चेतना को बहिष्कृत कर दिया। तो यही हमारा पहला सही आंसर होगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता राष्ट्र की शुद्धता बन जाए, उद्धत भावनाओं का विकसित किया जाए, शुद्र भावनाओं का उन्मय हो या शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए। ठीक है, तो अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की शुद्धता राष्ट्र की शुद्धता बन जाती है। ठीक है, हमारा इसका क्या होगा, ये आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। नहीं, इस क्वेश्चन को जरा दोबारा देखेंगे जी। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति को, मानवतावादी कब बनेगा, वो तो भस्मासुर बन जाएगा अगर हमने ए ऑप्शन को दे दिया, तो अगर हम उसके साथ जाते हैं तो इसका सी ऑप्शन सही है कि शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता ना बनने दिया जाए। व्यक्ति की शुद्धता को राष्ट्र की शुद्धता अगर नहीं बनने देंगे तो मानवतावादी रहेगा, ना कि भस्मासुर बनेगा। ठीक है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए शंकालु है क्योंकि वह वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। उसका आत्मविश्वास लुप्त हो जा रहा है। मानव ईश्वर के प्रति असावधान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, जैसा कि इसमें पूरे हमने पढ़ के, जब हमने जो एक हम वो निकालते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, समरी, तो उस समरी में ये कहता है कि मानव कहीं ना कहीं विज्ञान की शक्तियों से क्या है, भयभीत है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि भाई हमारी विज्ञानभूत शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। विज्ञान धृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन की अपरिसीम भौतिक विकास या जीवन का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इसका सही आंसर है कि वो कैसा भौतिक विकास की तरफ ध्यान देते हैं, विज्ञान। तो यह है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ठीक है, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं, प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, मानव सभ्यता का विनाश करके, नैतिक अनैतिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है जी, नैतिक और अनैतिक मूल्यों का को विकसित करके ही आप क्या कर सकते हैं, आप इस जीवन को क्या बना सकते हैं, भस्मासुर बनने से, इस व्यक्ति को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारे थे आज के पीवाई की क्वेश्चंस। इसके लिए हिंदी का जो हमारा अभी 23 को एग्जाम हुआ है उसके लिए। ठीक, बाकी क्वेश्चंस भी आपको इस पेपर के सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये मैंने हिंदी का आपको दे दिया। अब हिंदी के सॉल्यूशन के बाद आपको बाकी के जीएस, मैथ्स, रीजनिंग के सभी के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।